बाला भैया, बाबा का तरीका चाहे जो हो, लेकिन उनके तरीके का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो इतना पढ़ लिख कर सूबेदार के पद पर नौकरी करके भी बर्तन साफ करते हैं। ताकि हम सब एक अच्छा जीवन जी सके। सेठ जी, वो जो तीसरी पंक्ति में लिखा है उसके हिसाब में सफाई नहीं है, मैं करके देता हूँ। बाला भैया, आप भी देखिए कि आपके तरीके से अलग उस लक्ष्य को मैं भी कैसे प्राप्त करता हूँ जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन तेरा आने लेकर वो करेगा क्या? कुछ ना कुछ तो जरूर सोचा होगा महाराज उस बिद्दी ने। महाराज, वो भीमराव जब भी कुछ सोचता है कुछ ना कुछ बवाल वो जरूर करता है। अरे करने दो बवाल, क्योंकि ये बवाल करने की आदत व्यक्ति के चरित्र को एक पानी का बुलबुला बना देती है, जो पानी की सतह पर थोड़ी देर के लिए रहता तो है, लेकिन फिर उठ जाता है। आखिर बुलबुले की उम्र कुछ पलों की ही तो होती है। बाला भैया, याद कीजिए जिस दिन मुझे विद्यालय के अंदर बैठने नहीं दिया गया था और मैं दरवाजे पर लेट गया, फिर अंदर गया। गुरुजी कहते हैं कि पढ़ना है तो बाहर खड़े रह के पढ़ो, लेकिन वहाँ से ना सुनाई देता है ना समझ में आता है। तो सब बच्चे मेरे साथ कक्षा से बाहर खड़े रह के पढ़ेंगे या मैं भी भीतर बैठ के पढ़ूंगा? उठो भीम, आज से तुम सबके साथ भीतर जाके पढ़ोगे। उस दिन जब हम विद्यालय से लौट रहे थे तो अंबेडकर गुरुजी ने कहा था कि आज जो तुमने किया वो बहुत सही किया, लेकिन भविष्य में हमेशा याद रखना, संघर्ष करना, विरोध करना और प्रदर्शन करना समाज को न्याय के करीब लेकर जाता है, लेकिन प्रदर्शन को कभी उग्र बनने मत देना, क्योंकि बार बार बवाल करने से वो पानी के बुलबुले की तरह हो जाता है और बाद में सारे बुलबुलों को फूटना पड़ता है। उन्होंने चाहे जो कहा हो, उससे क्या? मेरे पास मेरा विवेक नहीं है क्या? लेकिन बेटा, गुरु की बातों को ध्यान में रखकर विवेक चलाओगे तो हर फैसले सही होंगे, हर समय। मुझे ये सब नहीं पता। भीम बेटा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं सेठ जी के यहाँ कौन सा काम करता हूँ? बाबा, जब आप मुझे और पुरंजन काका को लेकर बाहर आए थे और कहा कि मैं अभी आता हूँ, तभी मुझे शक हो गया था। और जब आप आपके सेठ जी से बात कर रहे थे वो भी मैंने सुना था। अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरे बेटे को पता ना चले इसलिए आज मैंने ये किया, और जरूरत पड़ने पर कल भी करूंगा। बाबा, अब इतना तो मत सोचा कीजिए। अब मैं इतना तो समझने लगा हूँ कि पढ़ाई का क्या महत्व है जीवन में, और कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। इसलिए अब झूठ का सहारा लेकर मुझे मत समझाइएगा, क्योंकि जीवन में लड़ने के लिए हथियार चलाना मैंने आपसे ही सीखे हैं। अब मैं झूठ का हथियार चलाना नहीं सीखना चाहता। चलो, इस बात की तसल्ली हो गई कि मेरा बेटा कितना समझदार हो गया। बस तुम्हारी तरह
बाला भी समझदार हो जाता तो शायद। बाबा, बाला भैया थोड़े गरम दिमाग है, लेकिन दिल से बहुत अच्छे। अब चिंता मत कीजिए। भीम, इधर आ। आप वहां जाके बर्तन साफ करते हैं। कुछ पूछ रही हूं मैं आपसे। आप वहां जाके बर्तन साफ करते हैं। वहाँ हाँ, इसके सिवा दूसरा कोई काम भी नहीं। देखो भीमा भाई, देखिए, ये नहीं कि पति हो तो हर वक्त हर बात समझाते रहो। ये स्वाभाविक है कि पति खुश होता है तो पत्नी हंसती है। लेकिन जब पति बेबस होता है तो पत्नी रो देती है। काका, मुझसे बुआ की हालत देखी नहीं जा रही है। मेरा खून खौल रहा है। वही हाल तो अपना भी है बाला। घर के अंदर जाता हूँ तो ऐसा लगता है घर की दीवारें मुझ पर हंस रही हैं। मेरा घर इन्होंने जला दिया, मेरी आय उसमें जल गई। मेरे भांजी के साथ इतना कुछ हुआ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं। वही तो काका, मुझे भी अपनी बेबसी पर गुस्सा आ रहा है। आखिर हम इतनी बेबस है क्यों? एक आदमी मेरे आई के कान के बूंदे रख लेता है, हम चुप रहते हैं। कोई मेरी बुआ को धक्का देता है, फिर भी हम चुप रहते हैं। लेकिन मुझे अब और बेबस नहीं रहना है, कुछ ना कुछ करना ही होगा। देखो बाला, ये तो हम लोगों को पता है कि हमारी जात को आज से नहीं बरसों से हीन दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन जब से ये महाराज गांव में आया है ना, तो इन लोगों को लगता है कि ये लोग ईश्वर हैं और हम सब तो कीड़े मकोड़े हैं। तो फिर महाराज को ही खत्म कर देते हैं। जान से मार देते हैं उन्हें। हाँ, लेकिन कैसे? अब चलिए यहाँ से, कोई योजना बनाते हैं। चलो। बस, आप यहीं रुक जाइए। कुंदन काका, कुंदन काका, कुंदन काका। देखिए, इन्होंने खाट के बदले मेरी आई के गहने ले लिए और अब हम ये नई खाट लेकर आए हैं। इसे हम में से किसी ने नहीं छुआ है, ताकि ये खाट अपवित्र ना हो जाए। अब आप यहीं रख दीजिए।
काट लीजिए और मेरे आई के गहने वापस दे दीजिए। पागल समझ रखा है तूने कि तू कुछ भी बकवास करेगा और मैं सुनता रहूंगा। और भाइयों आप लोग क्यों इसकी बातों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? जाइए जाइए, इसकी तो आदत बन गई है रोज नई नई नौटंकी करने की। तो फिर हम यहीं रहेंगे तब तक जब तक आप ये खाट लेकर मेरे आई के गहने नहीं दे देते। तुझे जो करना है ना कर। हमारी आई के गहने दो नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमारी आई के गहने दो नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमारे आई के गहने दो नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमारी आई के गहने दो नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमारी आई के गहने दो नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमारी आई के गहने दो नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमारी आई के गहने दो नहीं तो हम नहीं जाएंगे। ये गहने तो मैं किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। हमारे आई के गहने दो नहीं तो हम नहीं आया बड़ा जाएंगे। गहने लेने वाला। हमारे आई के गहने दो नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमारे आई के गहने दो नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमारे आई के गहने दो नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमारे आई के गहने दो नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमारे आई के गहने दो नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमारे आई के गहने दो नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमारे आई के गहने दो नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमारे आई के गहने दो नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमारे आई के गहने दो नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमारे आई के गहने दो नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमारे आई के चाय पी लीजिए। नहीं तो हम नहीं जाएंगे। और ये छोटी जात के एक बच्चे से इतना क्या परेशान होना? तुम ये सब पंचायत में मत पढ़ो, जाओ अपने और भी काम करो। जाओ भी। हमारे आई के गहने दो नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमारे आई के गहने दो नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमारी आई के गहने दो नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमारी आई के गहने दो नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमारी आई के गहने दो नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमारी आई के गहने दो नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमारी आई के गहने दो नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमारी आई के गहने दो नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमारी आई के गहने दो नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमारी आई के गहने दो नहीं तो हम नहीं जाएंगे। दीदी चलिए उठिए, दवाई ले लीजिए। मेरी वजह से सबको इतनी तकलीफ हो रही है। चलिए दवाई पी लीजिए, उठिए। कितना खर्चा हो गया ना भाभी। इससे तो अच्छा मैं मर जाती तो किसी को इतनी परेशानी नहीं होती। ज्यादा दिमाग ना चलाओ। जो अपने होते हैं वही परेशान होते हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि नई मुसीबत आने पर और नई परेशानियां उत्पन्न होती है, लेकिन परेशानियों से जूझना, लड़ना ही तो जीवन है। बाबा, भीम और आनंद भैया। अरे क्या बात है, बोल ना जल्दी। कौन कौन है वहां पे? वह भीम और आनंद भैया है। जाइए, जाकर रोकिए उसे। देखिए मुझे नहीं चाहिए गहने, बात खत्म। अब समझ। भीमा भाई, अरे वो जो कर रहा है उसे करने दो। लेकिन और बात सिर्फ तुम्हारे गहनों की नहीं, बल्कि बात तुम्हारे बेबसी का फायदा उठाने वाले उस व्यक्ति को यह बताने की है कि उसने जो किया वो अपराध किया है, और अपराध के खिलाफ लड़ने वाले के साथ हमें खड़ा रहना चाहिए, विरोध में नहीं। वो चाहे जो हो, अब चलिए ना। देखिए अब समझ क्यों नहीं रहे, वहां कुछ हो जाएगा तो। नहीं, इस मामले को उसे अकेले निपटने दो। हम आई बाबा जीवन भर उसके साथ नहीं रहेंगे, और जो लोग अकेले चलने की आदत नहीं डालते वो जीवन भर डरपोक रह जाते हैं।
मैं काम पे जा रहा हूं और तुम भी उसे रोकने या कमजोर करने मत जाना। मीरा का ख्याल रखना। महाराज रोज सभा करता है और इसी सभा के बीच में इसको निपटाएंगे ताकि सारी दुनिया देखे और सोचे कि किसी पर अन्याय करने का नतीजा क्या होता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? जेल चला जाऊंगा और वैसे भी इस बैसाखी पर चल रहा हूं, जेल में जाकर बैठूंगा। वैसे भी भीम गहनों की लड़ाई में व्यस्त है, हम हमारा काम अच्छे से कर सकते हैं। सभा शुरू होने का इंतजार करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, इस भीमराव की मांग पूरी नहीं होनी चाहिए। सेठ जी, आप निश्चिंत रहिए। वो लोग सिर्फ दो हैं, भीमराव और आनंद। दोनों को यहां से उठाकर कहीं फेंक देते हैं। वैसे भी विरोध जब शुरुआती क्षण में हो तो उसे दबाना आसान और सही होता है। तो फिर सोचना क्या है? ये दो है और हम चार। देख लेंगे क्या कर लेंगे ये। कपड़े निकला। इन दोनों को उठा के खाई में फेंक दो, बाद में शुद्धिकरण करवा लेंगे। मेरे गहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। किसी की आवाज नहीं दबा सकते हैं। एक की आवाज दबाएंगे कहीं और दूसरे आ जाएंगे। मेरे गहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। सेठ जी, अगर अब ये सब लोग मिलकर आप सबको मार डालेंगे तो आप क्या करेंगे? अभी तुम लोग संख्या में ज्यादा हो, इसलिए कुछ नहीं कह रहे। लेकिन जिस दिन मौका मिला
फिर से तुम लोगों को मारने की कोशिश करेंगे।